तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं से पाठ 11 या अध्याय 11। ये आपका बाल गोविंद भगत इसका शीर्षक है और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये पाठ जो है, उस पाठ को शुरू करने के पहले हम देखते हैं कवि के बारे में। तो कवि का जन्म जो है 1889 मुजफ्फरनगर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं चिता के फूल, अम्बाली, माटी की मूर्तें, ऐसी विशिष्ट रचनाएं इनकी। साथ में कई पत्रिकाओं को उन्होंने संपादन भी किया। तो जब हम कवि के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे तो ये विशिष्ट जानकारी जो है कवि की, पत्रिकाओं की, ऐसी विशिष्ट जानकारी जो है उस क्लास में देखेंगे। अभी सामान्य जानकारी कवि की जी बताई गई है कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ही इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनकी शैली जो है विशिष्ट शैली है, उस वजह से ही इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1968 में हुई। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। जन्म आपका 1889 में हुआ इनका, मुजफ्फरनगर बिहार में। अब इस कहानी का मुख्य सार, इस कहानी में मुख्य सार जो है वो क्या लिखा है। साथ में ये कहानी नहीं है, ये है आपका रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र कहलाता है कि जिसमें एक स्टोरी या कथा के माध्यम से हम वो रेखा चित्र अंकित कर दें, सामने वो दिखने लगे कैसा हुआ होगा। तो इस रेखा चित्र में यही बताया गया है। इसका वर्णन ऐसा है, इसकी कथा ऐसी है कि आपको एक रेखा या आपको एक अंकित कर देगी कि ऐसा वास्तव में हुआ होगा। ठीक है, तो मुख्य सार इसका क्या है, वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है कि वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता। अगर सन्यासी जो होता है तो उसको मानवीय जो गुण होते हैं, जो मानव के गुण होते हैं, अगर उनका सरोकार है, उनका सरोकार है, उनकी जानकारी है, तभी वो सन्यासी बन सकता है। इसमें आपको ऐसे ही सन्यासी के बारे में बताया गया है। साथ में गांव की सजीव झांकी और कुरीतियों पर प्रभाव या क्रूरतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ये इस पाठ में आपको, इस रेखा चित्र में आपको पढ़ने मिलेगा कि ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस रेखा चित्र में दिया गया है। तो इसके शुरू करने के पहले कुछ बिंदु हमने इसमें लिखे हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से आपको ये याद भी रहेगा रेखा चित्र, साथ में इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले इस रेखा चित्र में वेशभूषा का वर्णन किया गया है। तो इनकी वेशभूषा जो है बाल गोविंद भगत की, वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे, उनके जैसी वस्त्र पहनते थे, गले में कम्बल रहता था, कंधे पर गले में तुलसी की माला, उसी को भी राम राम के नाम से जपते रहते थे। तो साथ में वो चंदन, तो ये कबीर को मानते थे, तो कबीर के जैसे ही वेशभूषा बनाए रहते थे। तो आपको वेशभूषा से अगर चला पता कि सन्यासी हैं, तो ये सन्यासी नहीं थे। ये ऐसे सन्यासी थे कि सन्यासी और गृहस्थ दोनों थे। इनका गृहस्थ जीवन भी था, इसलिए हम इसे सन्यासी तो कह सकते हैं। पर सन्यासी जो आपकी छवि अंकित है, आपके मानस पटल पर जो अभी तक की छवि अंकित है, उस छवि के अनुसार इनको हम सन्यासी नहीं कह सकते, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन से भी थे। इनकी पत्नी से एक बच्चा भी था, एक लौता बच्चा था, उसकी बहू भी थी। तो ये गृहस्थ जीवन से भी सरोकार रखते थे। तो गृहस्थ जीवन में थे। अब इनमें क्या होता है कि इनका काम क्या था, सन्यासी कबीर की विचारधारा मानना, ये हम बता चुके थे। इनकी पहले वेशभूषा, फिर विचारधारा कबीरदास की थी। कबीरदास जैसे ही ये अग्र स्वभाव के थे, साथ में उनके जैसे ये विचार रखते थे, साथ में जैसा वो करते थे वैसा ये करते थे। विचार जिससे मिल जाते हैं फिर व्यक्ति जो है वैसा ही बन जाता है। तो वैसे ये इनका गाने का काम था। सुबह प्रभात फेरियाँ निकलती थी भजन गाते हुए, तो ये उनका ये काम करते थे, भजन गाते हुए प्रभात फेरी में। सुबह इनका 4 बजे डेली का उठना होता था।
सुबह 4 बजे उठते थे, साथ में स्नान करना, ध्यान करना, ईश्वर की भक्ति करना और गांव में प्रभात फेरी के माध्यम से निकल जाना। इनकी विचारधारा पर ऐसी थी कि गांव में जो बुराइयां दिखती थी उस बुराइयों को कबीर जैसा ये कह देते थे। ठीक है, तो ये कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ गानों के माध्यम से भी जाने जाते थे। ये गीत भी गाते थे, ऐसा नहीं कि प्रभात फेरी के लिए में गाते थे, ये संगीत के प्रेमी थे। तो ये गोदी में पिबेवा, चमक उठे सखियाँ, चहक उठे ना तेरी गठरी, ऐसे 2-3 गाने जो हैं वो विशेष रूप से गाया करती थी। तो जब गाते थे तो लोगों में एक समा बन जाता था, उनकी बहुत तारीफ होती थी। ठीक है, कार्तिक महीने के में प्रभात फेरी निकालते थे विशेषकर, वैसे साल भर निकालते थे, विशेषकर कार्तिक महीने में प्रभात फेरियाँ निकालते थे। इनके विचार कबीरदास जैसे थे। इनका एक लड़का भी था और उस लड़के की पुत्रवधू थी। तो उनमें ऐसे विचार था। लड़का इनका जो बहुत सीधा साधा लड़का था, बाहर समाज से उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सीधा साधा था। इस वजह से ही इनको उसकी चिंता ज़्यादा लगी रहती थी, क्योंकि कोई भी है, कोई बच्चा जो सीधा साधा रहता है उसकी चिंता उसके माता पिता को उस ज़्यादा ही होती है, जिनको भी ज़्यादा ही चिंता होती थी। एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश वो मर जाता है। अब मर जाता है तो पिता के लिए उसके इकलौते पुत्र का मरना कैसा शोक, कैसी विडंबना, कैसा दुख देगी। पर उसके बाद भी उनको दुख नहीं होता और गांव के लोग उनके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और गांव वालों ने और उनकी पुत्रवधू ने उस दिन ही संगीत की साधना, संगीत क्या होता है, संगीत इनको कितना उसका ज्ञान है, उस दिन उन्होंने उस संगीत को देखा कि संगीत क्या होता है। उस संगीत को उस दिन देखा जब इनका लड़का जो है मर गया। अब लड़के के, आपको पाठ में लड़के के मरने की जो स्थिति होती है, कुछ सफ़ेद कपड़े में उसको लपेट दिया, साथ में फूल, उसको अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पाठ में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा होता है। फिर समाज के लोग इनको कहते हैं और ये भी फिर वहाँ गाना भी गाते हैं, साथ में ये कहते हैं पुत्रवधू से भी कि इसमें दुख मनाने का कोई नहीं है, इसमें दुख नहीं मनाना। खुद भी दुख नहीं मनाते हैं और साथ में गाँव वालों और अपनी पुत्रवधू से भी कहते हैं कि दुख नहीं मनाओ, क्योंकि दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। दुख जो है, दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत सुख का समय है, ये बहुत अच्छा समय है कि जब ईश्वर का अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तो जब मिलन हो गया है तो एक बहुत अच्छा समय है। तो इसकी खुशियां मनाने के लिए वो आग्रह करते हैं, ना कि दुख मनाने के लिए। तो ये देखा आपने कि संगीत साधना इकलौते पुत्र की मृत्यु पर दिखी। गाँव वालों ने इसका कुछ तो विरोध किया, पर समय के अनुसार जो है, कबीरदास के भी ऐसे थे, कबीरदास के पहले विरोध होता था, पर समय के अनुसार उनकी भी अच्छाइयाँ होने लगी थी और वही इनके साथ हुआ। कुछ दिन बाद ही जो किसी के मरने के बाद जो क्रियाकलाप होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को पूर्ण होने के बाद उन्होंने, उनका जो भाई आया था, उनके भाई से कहा कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। अब ले जाने के पहले भी एक इन्होंने और कुप्रथा जो चलती थी उस समय, उसका भी इन्होंने खंडन किया। अपने लड़के की, जब इनका लड़का मरा तो इनकी लड़का जो है उसकी जो अंतिम कार्यक्रम होता है तो वो भी इन्होंने लकड़ी देने का काम या आग देने का काम भी इन्होंने अपनी पुत्रवधू से ही करवाया, जो उस समय एक ऐसा काम था कि जो उस समय के लोग नहीं करवा सकते थे। स्त्रियों को इतना अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने उस पर भी खंडन किया, जो समाज में कुप्रथा चलती थी उसका भी खंडन किया अपने उस काम को करने के पर। उसके बाद उसके भाई को बुलाकर कहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ और कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा देना। तो जाने के लिए तैयार नहीं होती उसकी पुत्रवधू कि तुम भी बूढ़े हो, यहाँ पर अगर हम चले जाएंगे तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो ये कहकर उसको भेज देते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं इस घर से चला जाऊँगा।
तो ऐसी बातें कर कर वो वहाँ भेज देती हैं। इसमें भी देखा जाए तो आज उस समय जो समाज में बुराइयां चलती थी, विधवा विवाह, तो उन पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया। यानी जब तक ये रहे तब तक समाज में जो कुप्रथाएं चलती थी उसका विरोध करते रहे, और जब ये अंत में इनके इकलौते पुत्र के मरे उस समय भी ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उसके विरोधी रहे। साथ में एक समय ऐसा होता है कि जो सुबह संध्या वंदन शाम को, और सुबह उठ के पूजा अर्चना करने का हमेशा काम था। साथ में ये भजन गाते थे। एक दिन की बात है कि ये भजन आसपास वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को सुनाई नहीं दिया। तो ये जब भजन नहीं सुनाई दिया तो ये क्या करते हैं, फिर देखते हैं घर में जाकर तो इनके अस्थि पंजर ही डले मिले और इनमें इनका कोई नहीं बचा था, मतलब ये मर चुके थे। तो इस कहानी में आपने देखा, इस रेखा चित्र में आपने देखा कि इसमें इनके सारे जीवन के बारे में बताया गया है कि ये एक कबीर के विचारों को मानने वाले थे। साथ में इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कबीरदास जैसा ही समाज की जो कुप्रथाएं हैं, समाज के जो विरोधी ऐसी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं का उन्होंने खंडन किया, उसके लिए प्रयास किया, और ऐसे करते करते ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रेखा चित्र जो है वो समझ में आ गया होगा कि बाल गोविंद भगत कौन है, साथ में सन्यासी कौन होता है, और सन्यास शब्द का सही अर्थ मायने में क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।